पढ़ रहे हैं हमारा पंजाब पीसीटी लेक्चरर कॉमर्स 2026। कल हम लोगों ने एक एमसीक्यूज क्लास की थी जिसका टॉपिक था लीवरेज। आज एक और एमसीक्यू क्लास करने वाले हैं जो किसके ऊपर है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, यानी अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके ऊपर हम लोग एक क्लास करने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आगे बढ़े। हाँ जी, हमारे पास पहला सवाल आने वाला है, ये आ गया। आप सभी को पता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, कि मॉडर्न अकाउंटिंग के पिता कौन है। आप सभी को पता है कि लुकास पेसियोली कौन है, मॉडर्न अकाउंटिंग का फादर कहलाता है। अब इसके बारे में कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहली ध्यान में रखने वाली बात जो है, लुकास पेसियोली का फुल नेम कभी सुना होगा तो आज सुन लेना। ठीक है, इसका पूरा नाम है फ्रा लुका बार्थो लोमियो डी पेसियोली। लुकास पेसियोली का पूरा नाम क्या है, फ्रा लुका बार्थोलोमियो दी पेसियोली। ठीक है जी। इसने एक किताब दी थी, कब दी थी, 1494 में दी थी। इसकी किताब का नाम क्या था, सम्मा दी अर्थमेटिका, सम्मा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया proportion at proportionality। लुकास पेसियोली का पूरा नाम ध्यान में रखना है, फ्रा लुका बार्थोलोमियो डी पेसियोली। इसने एक किताब दी थी 1494 में, सम्मा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, कहाँ पे दी थी इसने ये किताब, वेनिस में ये किताब करी थी। ठीक है जी। अब और क्या फैक्ट ध्यान में रखने हैं आपने, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं, मैं आपको बताता जी। पहला फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, कहता है एज पर हिस्ट्री records as per history records accounting was in practice in Babylonia and Egypt around 4000 BC। अब आपसे पेपर में सवाल आया कि हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक अकाउंटिंग कहाँ प्रैक्टिस में थी, तो आप लोग कहेंगे जी बेबीलोनिया और इजिप्ट। कब, अराउंड 4000 BC। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो बेबीलोनिया है इज known as the city of commerce। थर्ड बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया could be traced back to 23rd century ago। ठीक है जी। इसके बाद अगली बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो लुकास पेसियोली था, इसकी जो किताब थी वो फर्स्ट बुक थी ऑन डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग।
यानी कि जो उसकी पहली बुक थी लुकास पेसियोली की ऑन डबल एंट्री, वो क्या थी? बुक कीपिंग, डबल एंट्री ऑन बुक कीपिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डेबिट और क्रेडिट है, जो डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है, ये कब डेवलप्ड हुए थे? हम लोग डेबिट क्रेडिट सारा दिन पढ़ते हैं, ये डेवलप्ड हुए थे 12th सेंचुरी में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो वर्ड डेबिट है ये कहां से लिया गया है? इटालियन कौन से वर्ड से? डेबिटो। जो हमारा वर्ड डेबिट है वो इटालियन शब्द किससे लिया गया है? डेबिटो। जो डेबिटो है वो कहां से आया है? वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा? डेबिटा एंड डेबियो। यानी कि जो हमारा शब्द डेबिट है और क्रेडिट है वो डेवलप हुए 12th सेंचुरी में। जो शब्द डेबिट है वो इटालियन वर्ड डेबिटो, और डेबिटो कहां से आया? लैटिन वर्ड डेबिटा और डेबियो, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स ओड टू द प्रोप्राइटर। जो वर्ड क्रेडिट है, ठीक है, ये कहां से आया है? इटालियन वर्ड क्रेडिटो, ठीक है, जिसका जो कहां से आया है? विच कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडो। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीव इन द प्रोप्राइटर, और ओड बाय द प्रोप्राइटर। यानी कि हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है कि डेबिट और क्रेडिट शब्द कब डेवलप हुए? तो हम लोग कहेंगे 12th सेंचुरी में। डेबिट शब्द कहां से लिया गया? पूछ लेता है, इटालियन शब्द पूछे तो डेबिटो, और डेबिटो शब्द कहां से आया है? लैटिन वर्ड डेबिटा और डेब्यू। इसका मतलब क्या है? ओड टू द प्रोप्राइटर, कि प्रोप्राइटर ने लेने हैं। क्रेडिट शब्द कहां से आया? इटालियन शब्द पूछे तो क्रेडिटो, और क्रेडिटो कहां से आया? लैटिन वर्ड क्रेडियो। इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट और बिलीफ, या फिर ओड बाय द प्रोप्राइटर ने हमसे पैसे लेने हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है जी। अब एक चीज आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फादर ऑफ अकाउंटिंग कह लो और डबल एंट्री सिस्टम कह लो, ठीक है, और फादर ऑफ बुक कीपिंग कह लो, और फादर ऑफ बुक कीपिंग एट इंटरनेशनल लेवल कह लो। कौन है? वही हमारे अंकल लुकास पेसियोली। बट नया सवाल आपके लिए क्या है? वो ये है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, भारत के अंदर अकाउंटेंसी का फादर कौन है? वो है श्री कल्याण सुब्बरामनी,
या फिर हम लोग कहें KS अय्यर, सुब्रमणी अय्यर। भारत में अकाउंटेंसी के फादर कौन माने जाते हैं? श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर या फिर KS अय्यर। कब से कब तक? 1859 से 1940 तक। आई थिंक ये सवाल आप लोगों के लिए नया होगा। और एक सवाल और आप लोगों के से पूछा जा सकता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट रूट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ओल्डेस्ट रूट ऑफ अकाउंटिंग क्या माना जाता है? स्टीवार्डशिप। आप लोगों ने ध्यान रख लेना, डायरेक्ट स्टीवार्डशिप इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है वो क्या है? वो अकाउंटिंग है। एक और सवाल आप लोगों के लिए आ सकता है पेपर में। अपन ने पढ़ लिया कि डेबिट क्रेडिट तो आया 12वीं सेंचुरी में। ठीक है जी। और ड्यूल एस्पेक्ट्स डेवलप हुआ ड्यूल एस्पेक्ट्स डेवलप हुआ 20th सेंचुरी में, सॉरी 15th सेंचुरी में। और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेवलप हुआ 20th सेंचुरी में। ठीक है, 20th सेंचुरी में। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट और नई बातें हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। क्लास के बाद आप लोग इसको लिख लेना। पहली नई बात मैंने बताया कि हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक अकाउंटिंग कहाँ प्रैक्टिस में थी? बेबीलोनिया और इजिप्ट में। कब? अराउंड 4000 BC। बेबीलोनिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया कब ट्रेस की गई थी? 23 सेंचुरीज एगो। ठीक है। फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। डेबिट और क्रेडिट कब डेवलप हुआ? 12वीं सेंचुरी में। डेबिट कहां से लिया? इटालियन वर्ड डेबिटो और लैटिन शब्द डेबिटा या डेबियो, जिसका मतलब क्या? ओ टू द प्रोप्राइटर। समटाइम ये सीधी लाइन लिखी होती है, ओ टू द प्रोप्राइटर क्या कहलाता है? डेटर और क्रेडिटर। तो हम लोग कहेंगे डेटर कह देंगे। क्रेडिट शब्द कहां से लिया है? इटालियन शब्द क्रेडिटो, जो कहां से आया? लैटिन शब्द क्रेडो, जिसका मतलब क्या है? ओवर्ड बाय द प्रोप्राइटर ने हमसे पैसे लेने हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम या फिर फादर ऑफ बुक कीपिंग एट इंटरनेशनल लेवल पर तो जाने जाते हैं हमारे इकलौते कौन? लुकास पेसियोली। परंतु फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया आप लोगों ने ध्यान रखना है, श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर। कब से कब तक? 1859 से 1940 तक। ओल्डेस्ट रूट ऑफ अकाउंटिंग आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? स्टीवार्डशिप बोला जाता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आपको पता है कि काउंटिंग है। फिर हमने दोबारा से देख लिया कि डेबिट क्रेडिट कब आया? 12वीं सेंचुरी में आया। ड्यूल एस्पेक्ट्स कब आया? 15th सेंचुरी में आया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब आई? 20th सेंचुरी में आई। ठीक है जी। चलिए जी, पहले सवाल के ऊपर चर्चा हमारी खत्म। अगला सवाल क्या कहता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा। प्राइमरी का मतलब क्या है? अगर आपसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव पूछा होता तो काफी सारे हो जाते। रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, यूजर को इंफॉर्मेशन देना, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आर द ऑब्जेक्टिव। परंतु यहाँ पर प्राइमरी पूछा है, इकलौता जो मेन है वो क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर आप सभी को पता है कि दो प्रकार के हैं, एक तो हमारे एक्सटर्नल हैं और एक हमारे इंटरनल हैं। इंटरनल किसको माना जाता है? जो तीन काम करेगा, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। जो बंदा ये काम करेगा बिजनेस के अंदर वो तो होगा इंटरनल यूजर, बाकी सारे क्या होंगे? एक्सटर्नल यूजर होंगे। तीसरा सवाल आता है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, क्या होता है? ओनर एंड द बिजनेस आर वन एंटिटी? नहीं होते।
ठीक है जी। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट, ठीक है जी, यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, हमारा आंसर ये है। कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, गलत है। प्राइवेट असेट्स ऑफ द ओनर आर बिजनेस असेट्स, ये भी गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि बिजनेस को क्या ट्रीट किया जाता है, सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है। किस कंसेप्ट की वजह से, आप सभी को पता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से जो बिजनेस है हमारा वो सेपरेट माना जाता है अपने ओनर से, ठीक है। इसी वजह से जो कैपिटल है वो किस तरफ दिखाई जाती है, लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। किस कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। अगला काम आता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कहां तक आते हैं। अब आप सभी को पता है कि भैया रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग की जो काम है, ठीक है, वो तो आता है आपका किसके अंतर्गत आता है भैया, बुक कीपिंग में आता है, ठीक है जी। उसके बाद समराइज करने का काम कहां किस में आ जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग अगर इकट्ठा कर दे तो किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है। रिकॉर्डिंग में आप क्या करते हो, जर्नल बनाते हो। क्लासिफाइंग में आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो। अब लेजर बनाकर उसका बैलेंस निकालना, उसका समराइज करना, ये पार्ट किस में आता है, ये हमारा अकाउंटिंग में आता है। समराइज कर दिया, फिर आपने क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस बना के आपने क्या बना दिया, फाइनल अकाउंट्स बना दिए। फाइनल अकाउंट्स बना के क्या निकल के आई, इंफॉर्मेशन निकल के आई। इंफॉर्मेशन को आपने इंटरप्रेट कर दिया, किसको, यूजर को, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है क्वेश्चन में कि इंटरप्रिटेशन का काम कौन सी अकाउंटिंग में आता है। लास्ट में बताना, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब मेरे को ये सवाल बताना है कि जो हमारी ये प्रोसेस होती है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो इंटरप्रिटेशन हम लोग लगाते हैं, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो किस अकाउंटिंग का पार्ट है, इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना आता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, फिर इंटरप्रेट करना आता है, फिर कम्युनिकेशन आता है। तो इंटरप्रिटेशन कौन सी अकाउंटिंग का पार्ट है। अगला सवाल है, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यूज की जाती है कॉस्ट कैलकुलेट करने में। आप सभी को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है क्या करने में, पर यूनिट पता लगाने में, टोटल कॉस्ट पता लगाने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एनपी, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस बताती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। टैक्स अकाउंटिंग आपको टैक्स के पर्पज से हेल्प करती है। अब आपका सवाल आ गया, अ पर्सन टू होम द फर्म ओज मनी, कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने फर्म ने जिसको पैसे देने हैं, फर्म ने जिसके पैसे देने हैं वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। जिससे लेने हैं वो क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। अब इनमें से इंटेंजिबल असेट्स कौन सी है, देखो इंटेंजिबल असेट्स आप सभी आराम से ढूंढ लोगे कि भैया पेटेंट है, पेटेंट के साथ मैं लिख दूं कॉपीराइट है, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है। ये तो आसान सा सवाल था, ठीक है, परंतु सवाल आएगा कि इसका एएस कौन सा है, तो आप लोग लिख के आएंगे कि इंटेंजिबल असेट्स का एएस कौन सा है, 26 है, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर और आपके क्या है, फिक्स, टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं, ठीक है। टेंजिबल ये क्या है, टेंजिबल फिक्स असेट्स, ठीक है। इसका एएस आपसे पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे कि 10 इसका एएस है। तो हमारे फिक्स असेट्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, टेंजिबल, ठीक है, और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का एएस 26 अप्लाई होगा और टेंजिबल का कौन सा अप्लाई होगा, 10 हमारा अप्लाई होगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी होती है। देखो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे यहाँ पे होती है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनको जोड़ के क्या बन जाती है हमारी, इस तरफ असेट्स बन जाती है, ठीक है। वैसे अगर ये सवालों में अगर एक ऑप्शन होता कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर असेट्स और हमसे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी होती तो हम लोग इस ऑप्शन को टिक करते। वैसे तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, परंतु अगर ये ऑप्शन होता तो हम लोग इस ऑप्शन को ठीक करते, क्योंकि जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है कि लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एसेट्स आ जाएगी। इससे हम लोग दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं कि असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो तो कैपिटल आ जाएगी, अगर असेट्स माइनस कैपिटल कर दो तो क्या आ जाएगी,
लायबिलिटी आ जाएगी। 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं, ठीक है। अगर एक चीज और आपसे पेपर में सवाल पूछता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू, तो आप लोग कह देंगे कि ये किससे जुड़ी हुई है, ये हमारी बैलेंस शीट से जुड़ी हुई है। इसी वजह से इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। कहते हैं गोइंग कंसर्न क्या इंप्लीमेंट करता है, आपका जो गोइंग कंसर्न है, ठीक है, वो क्या इंप्लीमेंट करता है, कंसेप्ट क्या बताता है कि जल्दी बंद हो जाएगा, नहीं, करंटली सेल कर देंगे, नहीं, बिजनेस कोई लायबिलिटी नहीं। तो हमारा आंसर क्या कि बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, कि हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, ये बताता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा क्या जानकारी देता है, ये आपको मैं बताता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं, ठीक है। रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बाइफर्केशन है, bifurcation of revenue and कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी किस वजह से होती है, गोइंग कंसर्न की वजह से। दूसरी बात, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स लगता है, वो भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से लगता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए असेट्स को उसकी यूजफुल लाइफ में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से लगता है। अगला आता है डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का तो मतलब सिंपली ये है कि एंट्री इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स नहीं, एंट्री एट 2 डिफरेंट डेट नहीं, एंट्री फॉर 2 एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करोगे, डेबिट भी रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करोगे एक ही ट्रांजेक्शन में। जैसे अपन ने राम को सेल की, तो आप क्या एंट्री करोगे, राम डेबिट टू सोल सेल्स, तो आप क्या करोगे, राम के खाते में डेबिट साइड एंट्री करोगे और सेल्स के खाते में किस साइड एंट्री करोगे, क्रेडिट साइड एंट्री करोगे। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम। अब इनमें से इंटरनल यूजर कौन सा नहीं है, इंटरनल यूजर के बारे में मैंने बताया था कि जो आपकी पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में क्या करेगा, योगदान करेगा, या फिर जो पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग करने में राइट रखता होगा, वो होगा इंटरनल यूजर। अब बीओडी भी इंटरनल होते हैं, मैनेजर भी। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर लैंडर सबसे बाहर वाला है, लैंडर क्या है, सबसे बाहर वाला है। ये तीनों हमारे लिए क्या माने गए, इंटरनल यूजर माने गए हैं, किसके अकॉर्डिंग, एज पर ऑप्शन। अगला सवाल है कि रूल डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, किसका रूल है भैया, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, हमारा रूल है, किसका रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। तो पर्सनल का रूल क्या है, आप सभी को पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है जी। अब आगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, कि हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। कौन सा कंसेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है, चाहे हमारी वो बात कितनी ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे हमारा जो मैनेजर है वो छोड़ के चला गया, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान था और अच्छे काम करता था, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। हाँ, अगर उसकी किसी चीज को या बात को हम लोग मनी में मेजर कर सकते होते तो हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के मुताबिक इसमें रिकॉर्ड कर लेते। अब बैड डेट क्या है, देखो बैड डेट का मतलब क्या है, डूबा हुआ पैसा, वो क्या है आपके लिए, लॉस या एक्सपेंसेस है। अब एक चीज है, कहता है कि विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, जब मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से पैसा या कोई गुड्स निकाली जाती है पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है,
आप सभी को पता है कि ड्राइंग के केस में हम ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब आप सभी को पता है कि कैपिटल किस में से माइनस होती है, सॉरी ड्राइंग किस में से माइनस होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। अब कैपिटल को कम करना है तो हम लोग ड्राइंग की जगह किसको डेबिट कर सकते हैं, कैपिटल को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग डेबिट कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कहता है कि विच कन्वेंशन स्टेट्स दैट, इनमें से कौन सी कन्वेंशन कहती है कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कहता है कि प्रॉफिट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, भविष्य में होने वाले प्रॉफिट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, भविष्य में होने वाले लॉसेस का ध्यान रखना है। ऐसा कौन कहता है भैया, ऐसा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। अब आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता है, कहता है कि जितने प्रोविजन बनते हैं, जितने भी प्रोविजन बनते हैं वो इस कंसेप्ट की वजह से बनते हैं। आप सभी लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कहते हैं कॉस्ट और एनआरवी में से जो दोनों में से कम होगा उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी किस कंसेप्ट की वजह से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की वजह से। ठीक है, और एक चीज और, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जेएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एट सरेंडर वैल्यू, वो भी किस वजह से, वो भी इस कंसेप्ट की वजह से। हम लोग सारे प्रोविजन बनाते हैं इस कंसेप्ट की वजह से। इन्वेंट्री को आप कॉस्ट या एनआरवी जो दोनों में से कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हो, वो भी प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। अब जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हो, वो भी किस वजह से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से। अब आप सभी को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, जब कोई बल्क में बाय करता है चीज तो आप उस अपने बायर को देते हो। क्या आप इसको रिकॉर्ड करते हो? नहीं जी, हम लोग इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, परंतु इसको माइनस करके जरूर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का माल खरीदा और उस पर मेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट मिली, तो मैं खरीद की एंट्री जो करूंगा वो डायरेक्ट करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की करूंगा? 9,000 की क्या करूंगा? एंट्री करूंगा। अकाउंटिंग पीरियड आपको जनरली इंडिया में कौन सा रन होता है? आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर के रूप में रन होता है। कहता है कि इनमें से कौन सा अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन को रिकॉर्ड करता है? हम सभी को पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं वो हमारे को एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन को रिकॉर्ड करना सिखाते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम लोग जहां रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। अब आपसे जर्नल में सम टाइम आसान सा सवाल पूछ लेते हैं कि जर्नल में कितने खाने हम लोग बनाते हैं। पहला हम लोग बनाते हैं डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा हमारा अमाउंट डेबिट, पांचवा हमारा अमाउंट क्रेडिट। ये हम लोग क्या बनाते हैं? इसमें कॉलम बनाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो असेट्स है उसको परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब परचेज प्राइस का मतलब क्या है कि असेट्स को रेडी टू पुट टू यूज तक के सारे खर्चे असेट्स की कॉस्ट में आते हैं। असेट्स को रेडी टू पुट टू यूज यानी कि असेट्स को रेडी करने के लिए, यूज में लाने के तक रेडी करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे परचेज प्राइस में शामिल किए जाएंगे। आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा, आप कमेंट करके बाद में बताना कि ट्रायल रन का जो खर्चा होता है, ट्रायल रन का जो खर्चा होता है वो कौन सा खर्चा होता है? वो रिवेन्यू होता है या फिर वो कैपिटल होता है? इसका आंसर लास्ट में कमेंट करके बताना। ट्रायल रन का खर्चा रिवेन्यू होगा या फिर कैपिटल होगा? कैपिटल क्या है? आप सभी को पता है लायबिलिटी है, परंतु किस कंसेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी कौन सी होती है जिसकी पेमेंट आपने विद
इनने 1 ईयर करनी होती है, उसको आप लोग करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्रेडिटर और बीपी हमारे क्या है, करंट लायबिलिटी है। द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो ट्रायल बैलेंस के बारे में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये एक स्टेटमेंट होती है। दूसरा, आप इसको एक लिस्ट कह सकते हो जो आपके सभी तरफ से आय डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। इसमें सारे अकाउंट आते हैं, नॉमिनल रियल पर्सनल सारे अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। ये चेक करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी, जो लेजर अकाउंट आपने बनाए थे कि क्या वो मैथमेटिकल तौर पर सही है या नहीं है, बस ये बताता है। उसमें एरर है या नहीं है ये अपने को डिकोड करके नहीं बताता। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? आपका जो मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि भैया हमें सेम ईयर के, जो सेम ईयर है उसी के खर्चे लेने हैं और उसी की क्या लेनी है, रिवेन्यू लेनी है या फिर इनकम लेनी है। क्योंकि मैचिंग हमें क्या कर, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है। और रिसीव्ड इन एडवांस को कम कर माइनस कर देते हैं हम लोग। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच द रिवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारी गुड्स को रिटर्न किया, वो क्या कहलाएगी, सेल रिटर्न कहलाएगी। सेल रिटर्न का दूसरा नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको रिटर्न इनवार्ड कहते हैं, ठीक है जी। आप सभी को पता है कि सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट हमारा बैलेंस होगा। एएस है जो इंडिया में कौन इशू करता है, वो इशू किया जाता है आईसीएआई के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जुलाई 1949 में हुई थी। भारत में एएस है जो वो कौन इशू करता है, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1949 को। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इनमें से कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए देखो एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर लिखा है सैलरी, अगर लिखा है रेंट, तो ये तो है आपके नॉमिनल, परंतु इनके आगे कोई ऑब्जर्वेशन लगी या फिर कोई सॉरी प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स तो मैं कह दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं कह दूं प्रीपेड सैलरी, कुछ प्रीफिक्स लग जाए, ठीक है। तो प्रीफिक्स लगने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब चुकानी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि येट टू बी पेड, जो ड्यू हो गया परंतु पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है, ठीक है। और जो आपने एडवांस पे कर दिया वो प्रीपेड कहलाता है। ये आपके लिए क्या बन गए, रिप्रेजेंट। भाई ये सिंगल नहीं है, ये किसी ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव किस लिए यूज किया गया, प्रीपेड रेंट के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इशूड फॉर ए क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के लिए क्या इशू किया जाता है, रसीद, मेमो, कैश मेमो। देखो उधार सेल करी है तो कैश मेमो तो आएगी नहीं, वाउचर तो पहले बनता है, तो इस केस में क्या इशू किया जाएगा, इनवॉइस या बिल इशू किया जाएगा। कहता है रिवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज, कब रिकॉग्नाइज हुई मानी जाएगी, कैश रिसीव हो गया जरूरी नहीं कि कैश रिसीव हो, ऑर्डर रिसीव हो गया जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया जरूरी नहीं है। कहता है कि जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं या फिर हम लोग कहें कि भैया जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगी, तब आपको रिवेन्यू जनरली राइज हुआ या रिकॉग्नाइज हुआ मान लिया जाता है। इसमें से फिक्टिशियस असेट्स का एग्जांपल कौन सा है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है हमारे, फिक्टिशियस असेट्स हैं, नाम मात्र की क्या है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते थे, जिसको आप लोग किस नाम से जानते थे, हम लोग जो शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह करते थे, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते थे। कहता है कि जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, भैया वो कहलाती है पोस्टिंग। पहले में हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो प्रोसेस कहलाती है जर्नलाइजिंग। फिर हम लोग जर्नल से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं, जिसको हम लोग पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। फिर उनका बैलेंस निकालते हो आप लोग, लेजर जो खाते हैं उनको बंद करके, ठीक है, समराइज करते हो, तो आप लोग उसको क्या कहते हो, बैलेंसिंग कहते हो। समराइज करके क्या निकालते हो, बैलेंस निकालते हो। फिर उससे क्या बनाते हो,
ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। गैप किसके लिए स्टैंड करता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए क्या करता है, स्टैंड करता है। इसका मतलब क्या है कि एक लेवल पर, हर लेवल पर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होनी चाहिए जो सभी के लिए समान मतलब निकालते हो। जिसको पढ़े, मैं भी पढ़ूं वो भी तभी वही मतलब हो, अकाउंट्स मैं बनाऊं उस नियमों से तो मैं भी वैसे बनाऊं, आप बनाओ तो वो भी ऐसे ही बनाओ। कंसिस्टेंसी इन अकाउंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भैया आपको ईयर टू ईयर क्या करने हैं, सेम मेथड या सेम स्टेप फॉलो करने हैं। कहता है अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब कंसिस्टेंसी क्या है हमारी, कंसिस्टेंसी हमारी किस में आती है, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन में आती है। तीन आती हैं हमारी, एक आता है जी, एक आता है सी ए और एक आता है सी। पहले में आती है गोइंग कंसर्न, दूसरा आता है एक्रूवल, तीसरा आता है हमारा कंसिस्टेंसी। ये क्या है, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। अब आपसे एक सवाल पूछिए कि बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कहा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है AS1 में बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में बताया गया है। अकाउंटिंग साइकिल में क्या नहीं आता, रिकॉर्डिंग आती है, क्लासिफाइंग आती है, समराइजिंग आती है, बैलेंसिंग आती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप जर्नल में करते हो, क्लासिफाइंग लेजर में करते हो, समराइजिंग और रेफरेंस के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो क्या नहीं आता, जर्नलाइजिंग आता है, लेजर पोस्टिंग भी आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी आता है, एम्प्लॉय हायर करना नहीं आता। अब कैश डिस्काउंट किस लिए करते हो, आप क्या कहते हो, आपने किसी से 5000 रुपीज लेने हैं, आपने कहता है कि आज देता हो तो 4500 दे जा। जल्दी कैश प्राप्त करने के लिए, अनकरेज अर्ली पेमेंट ऑफ डेट करने के लिए आप क्या करते हो, कैश डिस्काउंट देते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स सेट्स कौन सी है, आप सभी को पता है कि व्हीकल क्या है, फिक्स सेट्स है। फिक्स सेट्स के ऊपर एएस कौन सा लगता है, आप लोगों को ध्यान रखना है AS10 अप्लाई होता है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आप मेनली किसको इंफॉर्मेशन देती है, वो देती है एक्सटर्नल यूजर को। मेनली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप बनाते हो वो किसके लिए बनाते हो, एक्सटर्नल यूजर के लिए बनाते हो। एनपी कौन कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कहता है कैपिटल इंक्रीज कब होगी, जब भैया प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो कैपिटल इंक्रीज कब होगी, लॉस से माइनस होगी, ड्रॉइंग से माइनस होगी। कोई एसेट्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगी, आपकी कैपिटल पॉजिटिव हो जाएगी। कहता है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स, कम से कम कितने अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है, दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि राम डेबिट टू सेल्स, यहां कम से कम कितने खाते इंपैक्ट हो रहे हैं, दो। विच कंसेप्ट प्रिवेंट द विंडो ड्रेसिंग, कौन रोकता है, भैया फुल डिस्क्लोजर है हमारा, वो विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिटेड करता है, प्रतिबंध लगाता है। कंजर्वेटिज्म, आपको पता है कि आपने लॉसेस की व्यवस्था तो कर लेनी है परंतु होने वाले प्रॉफिट के बारे में ध्यान नहीं रखना। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम हम सभी जानते हैं कि इसको प्रूडेंस हम लोग कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो फुल डिस्क्लोजर है, इसकी अपोजिट एक कंसेप्ट होता है, वो कौन सा होता है, मैटरलिटी होता है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारा कुछ डिस्क्लोज कर दो, परंतु मैटेरियलिटी कहता है कि भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करो, डिस्क्लोज करो। कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईयर टू ईयर आपने सेम मेथड फॉलो करने हैं। अब कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम हो, ऐसा कौन बताता है, ऐसा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म बताता है। हम लोगों ने पढ़ा कि सारे प्रोविजन भी इस वजह से बनते हैं। कॉस्ट और एनआरबी जो दोनों में से कम हो, उस पर स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किस कंसेप्ट की वजह से, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की वजह से। ड्यूल एस्पेक्ट्स क्या कहता है कि असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही हमारी क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इक्वेशन होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इनमें से लिक्विड एसेट्स कौन सी है भैया, कैश एट बैंक क्या है आपकी, लिक्विड एसेट्स है। बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट्स है, स्टॉक आपकी करंट एसेट्स है, प्लांट आपकी फिक्स एसेट्स है। अकाउंट क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। गुडविल आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स पर कौन सा AS लगता है, हम सभी को ध्यान रखना है कि AS 26 लगता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, पे नहीं किए
तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनअर्न, ये सारे के सारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी नेचर पूछी जाए आपसे, प्रीपेड की, आउटस्टैंडिंग की, एक्रूड की और अनअर्न की, तो कौन सी नेचर है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, इनकी नेचर है। प्राइमरी बुक आपसे पूछे तो जर्नल है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग पूछे, प्रिंसिपल बुक को पूछी तो लेजर है, प्राइमरी पूछी रिकॉर्डिंग की तो जर्नल है। जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज। आईआरएफएस किसके लिए स्टैंड करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, आईएफआरएस का पूरा मीनिंग है। ठीक है जी, ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या कर दिए, निपटा।